मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ। और आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करो 9013902981। और यहाँ भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं डीबीटी चेयर 2017 के, क्योंकि जब हम पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वहां से मिली हुई नॉलेज कहीं ना कहीं हमें नए एग्जाम के सॉल्यूशंस में भी हेल्प करती है। कहानी शुरू करते हैं एक और कहानी के साथ। 1983 का टाइम था और फ्राइडे की नाइट थी। बेशक इमेज में दिन निकल रहा हो, लेकिन चांदनी रात थी। खूबसूरती कुछ नजारों की ऐसी थी। कोई साइंटिस्ट अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसकी वाइफ उसकी बगल वाली सीट पर थी, लेकिन गनीमत थी कि वो सो रही थी। उसके दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही थी। भाई, शादीशुदा आदमी को शांति कभी कभार मिलती है, बट जब भी मिलती है ना, कमाल की मिलती है। और इसी शांति में उसके दिमाग की भी घंटी बजी और अचानक उसे वो आइडिया आया जिस आइडिया के लिए वो बहुत सालों से तरस रहा था। वो जरा सा आइडिया उसको नोबेल प्राइज दिला बैठा। कैरी मुलिस, सब जानते हैं हम लोग इनको। इन्होंने जो पीसीआर की इन्वेंशन की है, वो इन्वेंशन कुछ ऐसी एक मजेदार कहानी के साथ है। हाँ, ये बात इन्होंने बताई नहीं कि इनकी 4 शादियां हुई थी। 1993 का नोबेल प्राइज कैरी मुलिस को मिला था अपनी पीसीआर की डिस्कवरी को लेकर के, और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हम लोग डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। किसी को याद है कि इन्होंने कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया था पीसीआर रिएक्शन में? टैग डीएनए पॉलीमरेज आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई, इन्होंने तो इस्तेमाल किया था क्लिनोफ्रैगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज 1 का पार्ट, जो एम्पलीफाई करता था। हालांकि उस एंजाइम में कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से पीसीआर रिएक्शन उस टाइम काफी महंगी थी, लेकिन फिर भी ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल कंडीशन में डीएनए को एम्पलीफाई करना सिखाया, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। फिर ऐसे ही कोई और साइंटिस्ट येलोस्टोन नेशनल पार्क घूमने गए हुए थे, और वहां जो गर्म पानी के तालाब थे, जिन्हें हम लोग नेचुरल गीजर्स भी कहते हैं या फिर थर्मल स्प्रिंग्स, अचानक इन्हें भी यहां विचार आया कि इतने गर्म पानी में अगर कोई बैक्टीरिया रह सकता है तो उसके एंजाइम भी टेम्परेचर इनसेंसिटिव होंगे। और इन्हीं तालाब में से थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया तलाशा गया, जिसे निकाले हुए टेक डीएनए पॉलीमरेज को आज हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआर में। कैरी मुलिस की ये लाइन बड़ी फेमस है। Sometimes a good idea comes to you when you are not looking for it, though an improbable combination of coincidences, naivety and lucky mistakes. भाई, हम सब लोग अपनी लाइफ में मौके तो तलाशते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। कभी कभी तो अच्छा होने के लिए मौके तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहे होते हैं, जैसे कि आई फ्लाई तुम्हें नॉक करता रहता है। चीजें हमें समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन यही तो कहता है हमें कि जिसने भी बदलते हुए वक्त के साथ उस बदले हुए वक्त का साथ पकड़ा, वो बदल जाएगा हमेशा के लिए। और ये बदलाव आमतौर पर जिंदगी में नई उमंग लेके आते हैं, नए रास्ते खोल देते हैं, और जो रास्ते हमें लग रहे थे बड़े मुश्किल से, उनको भी आसान बना देते हैं। पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी एक क्लासिकल हुआ करती थी, जब लोग बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाते थे। फिर इवोल्यूशन हुआ, ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड आ गए, चॉक्स की जगह मार्कर आ गए। क्या इवोल्यूशन रुक गया? इवोल्यूशन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और एक और नया चेंज है अब, एग्जाम की तैयारी शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से, ताकि बड़े से सिलेबस को भी हम आसानी से कर लें। क्वेश्चनों से मिले हुए आंसरों से अपनी झोली को भर लें, फिर भला कौन सा रिजल्ट ऐसा होगा जो हमसे बच के जाएगा। ऐसे ही सेफ तरीके से कुछ और क्वेश्चनों के आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जंक्शनल डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं और CDR3 की। CDR3 एंटीबॉडी के पार्ट को बोलते हैं, वो पार्ट जो एंटीजन से इंटरेक्ट करता है। उन्होंने दे भी दिया हिंट कि वो जंक्शनल डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो डायवर्सिटी आती है जीन रीअरेंजमेंट में, ये किस वजह से आती है। देखो, आंसर तो है सीधा सीधा P और N एडिशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एक्सोन्स हैं, डायवर्सिटी रीजन को कोड करने वाले या जंक्शन रीजन को कोड करने वाले, वो आपस में जुड़ते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए 2 तरह के कॉम्बिनेशन हैं, या तो N न्यूक्लियोटाइड एडिशन या फिर P एडिशन। डिपेंड करता है कि हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड किए बिना किसी मैसेज के, या फिर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया। अब जो ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए में नहीं थे, तो इन न्यूक्लियोटाइड की वजह से इस जगह पर अमीनो एसिड कैसे निकल के आएंगे, ये कमाल की बात है। ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी बनाने वाले जो 3 जीन है केवल,
एक कप्पा की, एक लैम्डा की और एक हैवी चेन की। केवल ये 3 जीन मिलकर के 10 की पावर 10 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बना सकते हैं। टोटल डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी रिपर्टोयर, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है पी एंड एन एडिशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। डिटेल्स तो हम लोग जब करते हैं जब हम लोग एंटीबॉडी को बनता हुआ देखते हैं। एंटीबॉडी की जीन का एक्सप्रेशन और उससे बनने वाले प्रोटीन की कहानी में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जैसी सारी बातें रिकॉल हो जाती हैं। और यहां पर हमें अमेजिंगली सोमेटिक सेल के अंदर होने वाला रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। अपने आप में ये पहेली है कि भला इन रीजन्स में इतना हाई वेरिएबिलिटी पार्ट क्यों रखा गया? क्यों डीएनए की सीक्वेंसेस में मिलने वाली इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर बदल जाती है? इवोल्यूशन ने कैसे सेलेक्ट किया? एंटीबॉडी के जो वेरिएबल पार्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं और इनमें भी सीडीआर 1, 2 एंड 3 ये तो कुछ गजब की वेरिएबिलिटी दिखाते हैं। जब भी कभी एंटीबॉडी और एंटीजन को डील करो तो हमेशा एंटीबॉडी को पुलिस वालों की तरह लेके चलो और एंटीजन को लो चोर की तरह। पुलिस वाले का पूरा शरीर जो है वो एंटीबॉडी है। क्या अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ने के लिए? वो इस्तेमाल करता है अपने हाथों का, पैरों का। तो उसके बॉडी के जो पार्ट एक्चुअली में चोर से टच करते हैं, जिनकी हेल्प से वो चोर को पकड़ता है, ये हैं सीडीआर्स, जो कि आमतौर पे वेरिएबल पार्ट में पाए जाते हैं एंटीबॉडी के। सिमिलरली चोर के जिस पार्ट को पकड़ा गया, चोर तो पूरा एंटीजन है, लेकिन चोर के जिस हिस्से को पकड़ा गया, गर्दन, हाथ, पैर, ये एपिटॉप्स हैं। जब हम लोग अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं कोई रिलेशन ढूंढ लेते हैं तो फिर चीजें रटने की नहीं रह जाती। फिर तो हम लोग उन क्वेश्चनों के भी आंसर देना शुरू करते हैं जो हमने कभी शायद पढ़े भी ना हो, क्योंकि भाई दुनिया के बारे में तो सबको पता है ना। अब क्या तुम अपने एग्जाम में रट के जाते हो कि तुम्हारे पड़ोस में रहता कौन है? लेकिन अगर अचानक किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले का नाम क्या है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि आउट ऑफ द सिलेबस है, तुम फटाक से जवाब निकाल दोगे। हम अपनी दुनिया में जो देखते हैं उसके जवाब देने में आसान होते हैं। आई फ्लाई के साथ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कोरिलेशन मिल जाए वर्ल्ड के साथ। अब जो ये पढ़ाई की बातें हैं ये कहानियां बन जाएं आपके लिए, मजेदार, आसान सी। क्वेश्चन नंबर 58, नेगेटिव सिलेक्शन की बात करते हैं थाइमोसाइट में। देखिए, जैसे हमारे देश में डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, पुलिस वाले, कमांडोज, ऐसे ही हमारे शरीर में भी डिफेंस सिस्टम है। और हमारे शरीर के जो सबसे बढ़िया डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो हैं टी सेल्स और बी सेल्स। जैसे हमारे देश में इन डिफेंस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स हैं, जैसे कि मिलिट्री एकेडमी, ऐसे ही हमारे भी शरीर के अंदर इन सेल्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, थाइमस। थाइमस वो जगह है जहां पर आपकी टी सेल ट्रेनिंग लेती हैं, तो बोन मैरो वो सेल है जहां पर आपकी बी सेल मैच्योर होती हैं। अब सोच के देखो, अगर कोई आर्मी का ऑफिसर अपने कॉलेज में किसी को शूट कर दे तो उसे परमवीर चक्र मिलेगा या सजा मिलेगी? इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। जब ट्रेनिंग एरियाज में या जहां पर हमारी बी सेल्स और टी सेल्स रहती हैं, जैसे कि स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, थाइमस, अगर मेरी टी सेल या बी सेल किसी एंटीजन को यहां पहचानती है तो सेलेक्टिवली उन सेल्स को पहचान करके मार दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि चांस ये कि जिसको उन्होंने पहचाना होगा ये शायद हमारी खुद की अपनी सेल रही होगी, और अगर इन सेल्स को मौका दिया गया जीने का तो आगे चल करके ये हमारी ही बॉडी का बैंड बजा देंगी। इन्हीं को तो बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जहां जंग का मैदान होता है, अगर बॉर्डर पर हमारा कोई सिपाही किसी की हत्या कर दे, जैसे कि दुश्मन देश की तरफ से आने वाले किसी घुसपैठिए की, तो वहां सजा नहीं मिलने वाली उसे, वहां मिलेगा इनाम। इम्यून सिस्टम में इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव सिलेक्शन, क्योंकि जिसने भी किसी एंटीजन एंट्री साइट पर किसी एंटीजन को पकड़ा तो भाई ये बढ़िया है, इसको मौका दो बढ़ने का, डिवाइड करने का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि जब फंक्शन ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन की बात करते हैं थाइमोसाइट के, वो भी थाइमस में, थाइमस जो कि कॉलेज है, तो भाई इन सेल्स को मार दिया जाता है, ऐसी थाइमोसाइट जो एंटीजन पहचान रही हो, ताकि ऑटो रिएक्टिव थाइमोसाइट से हम बच जाए। ऑप्शन नंबर डी। फौज में भर्ती होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करते रहो। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारा फौजी हो या फिर हमारा डिफेंस पर्सनल हो, वो हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए हो, उनकी हत्या के लिए ना हो। और सेम ऐसे ही सिस्टम, कानून हमारी सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर भी काम करता है, ताकि हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बच सके। क्वेश्चन 59, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया गया टी सेल के द्वारा और यहाँ को स्टिमुलेशन नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, जब भी कभी किसी एंटीजन को किसी टी सेल को प्रेजेंट किया जाएगा तो हम लोग की तरह नहीं है ये। अब जैसे तुम ही देख लो, अगर तुम्हारे किसी ने कान भर दिया करके कि भाई कोई इंसान तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रहा था, तो तुम बिना सच्चाई को जाने एकदम जाकर के लड़ना शुरू कर देते हो उससे। लेकिन हमारी सेल ऐसी नहीं है। हमारी सेल ना सिर्फ उस एंटीजन को वेरीफाई करती हैं, बल्कि जो सेल प्रेजेंट कर रही हैं उसको भी वेरीफाई करती हैं। जहां एंटीजन को वेरीफाई करने के लिए MSC जैसे मोलिक्यूल होते हैं, तो जो सेल सामने आ रही है उस एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए अपनी है या नहीं,
उसके लिए को-स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि B7.1 या 7.2। अब अगर ये नहीं है तो टी सेल कहेगी कि ये एंटीजन जो है शायद कोई और सेल प्रेजेंट कर रही है, और उस केस में या तो ये अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी एनर्जी, या फिर ये मर जाएगी। तो इस वजह से इसके आंसर बी और सी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 60, म्यूटेशन है होम्योटिक जीन्स में, और इसकी वजह से डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्या मिलेंगे देखने को ड्रोसोफिला के। देखिए, होम्योटिक जीन्स उन जीन्स को बोलते हैं जो ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, और यही जीन्स हैं जो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक के सारे पार्ट जितने भी हैं उन सब पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। अब अगर इन जीन में डिफेक्ट हो जाए तो भाई सबके सब कहानी बिगड़ जाने वाली है। इसलिए आंसर है डी, अब्सेंस ऑफ एवरी अदर सेगमेंट अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। ऐसी होम्योटिक जीन्स और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिस्कवर की गई हैं, और ये वो जीन्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम सभी ऑर्गेनिज्म स्टेम सेल्स के डिवीजन से बने हुए हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एक सिंगल सेल से कहानी शुरू होती है, सेल डिवाइड करती है, ब्लास्टुला मोरला स्टेज, और फिर जाकर के डिफरेंशिएशन शुरू होता है। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स को ये बताया जाता है कि आप क्या बनोगे, और अलग अलग टिश्यूज में डिफरेंशिएट करा के एप्रोप्रिएट टिश्यू बनाना, ये जिम्मा है होम्योटिक जीन्स का। तो अगर ये जीन्स खराब हो जाने वाली हैं तो ये जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है उस पर बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, बाकी क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन को देख करके भी आई फ्लाई की क्लास वालों को कुछ तो याद आ गया होगा। ग्राफ बात कर रहे हैं आयन ट्रांसपोर्टेशन की, और वो भी मेम्ब्रेन चैनल। देखिए, मेम्ब्रेन में चैनल का मतलब है एक टनल की तरह का सिस्टम, और जब आयन इसमें से निकलेंगे तो बहुत तेज से निकलते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं आयन कंसंट्रेशन और ट्रांसपोर्ट रेट को नोटिस करूं तो शुरुआत में जब आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि स्पीड मेरी और नहीं बढ़ती, क्योंकि यहां जो जगह है, जगह तो कम ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कितने भी मॉलिक्यूल एक साथ निकल जाएंगे, क्योंकि चैनल की अंदर की कैविटी एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो जैसे ही इतने आयन आ जाते हैं कि चैनल पूरा भर जाए, तब उससे ज्यादा की स्पीड नहीं मिल पाती। और अगर इस बात को समझना है तो इमेजिन करो कि अगर बहुत सारे बच्चे किसी गेट को पार कर रहे हो, तो एक बच्चा शुरुआत में बहुत जल्दी से पार कर जाएगा, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो एक मैक्सिमम रफ्तार होगी, उससे ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिल सकता मुझे। जब तक आगे वाले बच्चे निकल नहीं जाएंगे तब तक पीछे वालों को मौका नहीं मिलेगा इस गेट को पार करने का। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, जीन के जो म्यूटेशन होते हैं बहुत तरह के होते हैं, इनके जो नामकरण है ना वो भी अलग अलग बातों के ऊपर है। जैसे कि म्यूटेशन के बाद प्रोटीन कैसा बनने वाला है, उसकी वजह से हम लोग इन्हें अलग बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशंस, मिससेंस म्यूटेशंस, लीथल म्यूटेशन। तो जब हम बेस चेंज की बात करते हैं, अगर कभी प्यूरिन के बदले में प्यूरिन आ जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन, और अगर प्यूरिन के बदले में पायरामिडिन आ जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अब क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन म्यूटेशन पूछा हुआ है, और जब भी कभी ये पेयर आ जाए तो बस पहली पोजीशन को चेक कर लो। जी की जगह पर अब टी है, तो जी एक प्यूरिन है, टी एक पायरामिडिन है, तो ये ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांसवर्जन है। पायरामिडिन की जगह पर प्यूरिन, ट्रांसवर्जन, प्यूरिन की जगह पर पायरामिडिन, ट्रांसवर्जन, और प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन, ये है वो ट्रांजिशन म्यूटेशन। ए की जगह पर जी आ जाए या सी की जगह पर टी आ जाए, मतलब प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन, पायरामिडिन की जगह पर पायरामिडिन, तो इसे आप हमेशा ट्रांजिशन कहोगे। क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following is not enriched in eukaryotic promoter located in active chromatin? एक्टिव क्रोमेटिन बोल करके इन्होंने ये कह दिया कि हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी है, कॉम्पैक्टली पैक नहीं है, ये लूज पैक है यूक्रोमेटिन की फॉर्म में। अब पूछ रहे हैं कि कौन सी बात नहीं लागू होती, तो देखिए यूक्रोमेटिन कब नहीं होता हमें ये देखना है। एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स लूज होते हैं, जिससे क्रोमेटिन लूज हो जाता है और यूक्रोमेटिन की फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे। तो डीएनएस 1 हाइपरसेंसिटिविटी का मतलब ही ये है कि वहां डीएनए पर हिस्टोन कॉम्पैक्टली पैक नहीं है। लेकिन जब भी कभी डीएनए का मिथाइलेशन होता है तो इस मिथाइलेशन को पहचान करके MECP1 नाम के प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, और ये HDAC नाम के एंजाइम्स को बुला लेते हैं, हिस्टोन्स डीएसिटाइलेज एंजाइम, और ये सब मिलकर के यूक्रोमेटिन को हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई मिथाइलेटेड साइटोसिन यूक्रोमेटिन नहीं बनाता, डीएनए के इस मॉडिफिकेशन के बाद यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल इन बातों पे बहुत ध्यान देते हैं कि जीन होने से काफी नहीं है, जीन कब ऑन होती है कब ऑफ होती है ये बात भी हमें पता होना चाहिए। और इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करते हैं या फिर यूक्रोमेटिन को हेटेरोक्रोमेटिन में। इसी को हम लोग एपिजेनेटिक्स कहते हैं, और इसे में हम लोग जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी पढ़ते हैं। हिस्टोन कोड, हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशंस, तो डीएनए का मिथाइलेशन, ये सारी बातें ना सिर्फ डीबीटी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बल्कि ये एक और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या बल्कि मैं ये कहूं कि हमारी लाइन में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई फ्लाई के ये कोर्सेज बड़े शॉर्ट है, फास्ट है, एक्यूरेट है, और इसीलिए तो एफिशिएंट है। आई फ्लाई के साथ आप और एग्जाम जैसे कि गेट, नेट,
ARS, ICMR, सेलेक्ट और MSc एंट्रेंस के एग्जाम, फिर चाहे JNU के लिए बात करें या IIT या टीफर के लिए, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। iFly एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है, तैयारी आपके घर से होती है। हाई क्वालिटी लेक्चर आप अपने घर बैठे देख सकते हो ऑनलाइन। कोर्स ड्यूरेशन में आप जितनी बार चाहो लेक्चर को रिपीट कर सकते हो। टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारा, आखिरकार फ्यूचर भी तो है तुम्हारा। iFly की इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो, और फिलहाल तो ढंग से पढ़ लो। DBT बैट का एग्जाम बस आ ही चुका है। चलिए फिर मजे कीजिए। जय हिंद।